नमस्कार साथियों, बहुत देर हो गई है। रात के 11 बज रहे हैं और फिर भी मैं आपके साथ इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि राज्य में कुछ ठीक दिख नहीं रहा मुझे। और क्या ठीक नहीं दिख रहा है उसके बारे में अगर बात करूं तो चारों तरफ केवल समस्याएं दिखती हैं, चारों तरफ युवा सड़कों पे दिखता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये बच्चे सब सड़कों पे है तो सरकार को नींद कैसे आती होगी। मैंने आज एक टेलीविजन चैनल पर देखा कि किसी ने पूछा कि हरीश रावत जी धरने पे है, तो भाजपा के प्रवक्ता और बहुत सीनियर प्रवक्ता ने ये कहा, मुझे बहुत शर्म आई अपने पर कि मैं भी उत्तराखंड राज्य से हूँ और वो भी उत्तराखंड राज्य से हैं और वो इतने बड़े नेता के लिए कह रहे हैं। वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। कोई कुछ भी करता हो, इतने बड़े नेता को आप कहेंगे कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, तो आप समझ लीजिए आम जनता के बारे में भाजपा क्या सोचती होगी। और ठीक वही हुआ आज जब मैं घर से बाहर निकली, क्योंकि आज मुझे जाना था, उन बच्चों से मिलना था जो यूके पीएससी का एग्जाम देकर प्रीलिम्स क्लियर करके अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कौन लोग हैं ये, जो कल को आईएएस भी बन सकते हैं अगर सिलेक्ट होके एसडीएम बीडीओ वगैरह 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 बन जाते हैं तो। लेकिन भाई उनकी दिक्कत क्या है कि उनका रिजल्ट बड़ा अजीब हो गरीब है। ये रिजल्ट आया था और ये देखिए, लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है राकेश जी, का नाम किसी का लिया उन्होंने, नहीं जानती कि कौन है। हाँ जी, नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये रिजल्ट जो है, अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो भाई गजब के है। इसका जो पूरा का पूरा डेटा है कि किस तरीके से ये एग्जाम आया था। 26 मई को पहला रिजल्ट आया, उसी एग्जाम का दूसरा रिजल्ट आया तो 26 मई को पहला रिजल्ट, फिर 30 मई को दूसरा रिजल्ट, फिर 3 जुलाई को तीसरा रिजल्ट, एक ही एग्जाम का, समझ रहे हैं आप। फिर 4 जुलाई को फिर से रिजल्ट चौथा वाला, और फिर नहीं, जुलाई में तीसरी बार और चौथी बार 2 बार ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और फिर 22 सितंबर को रिजल्ट आया, फिर 19 अक्टूबर को। आप कहेंगे कैसे आया? वो ऐसे आया साथियों क्योंकि इसमें एग्जाम में गड़बड़ियां थी। तो पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर लोक सेवा आयोग ने कहा कि इसमें एक क्वेश्चन की गलती हुई और वो क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था। और वो शायद इक्वेटर के बारे में था कि कौन सी कंट्री का नाम इक्वेटर पर है, एक्वाडोर। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाले छात्र जो है वो कोर्ट चले गए और फिर उनकी कि हमें भी इंक्लूड करा जाए, हम भी ये एग्जाम दे सकते हैं, हम क्वालिफाई करते हैं। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको परमिट किया। फिर इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें था कि उत्तरांचल से जो उत्तराखंड राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम है वो कब हुआ। तो एक्ट आया था 2006 में और लागू हुआ था 1 जनवरी 2007 में। तो ये लोक सेवा आयोग ने कहा कि नहीं, आंसर जो है वो लागू होने वाली डेट है। मुझे क्या करूं, मुझे हंसी आ रही है। ये लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कराता है वो कहता है। और भाई जिस दिन आया वो उस दिन का होगा ना, तो वो 2006 में आया। तो एक्चुअली में ये मानना चाहिए था कि 2006 में। खैर, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना। अब इसमें फिर 22 सितंबर को एक रिजल्ट आया, क्योंकि हुआ ये कि जजमेंट आया। फिर 22 सितंबर नहीं, सितंबर के महीने में, फिर सितंबर के महीने में एक और कोई पिटिशन डिस्पोज ऑफ हुई उच्च न्यायालय के द्वारा। तो 19 अक्टूबर को, मतलब अभी 19 अक्टूबर, आज 28 है, तो आज से समझ लीजिए 9 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया इन्होंने दोबारा से। तो 6 बार तो एक ही एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और इतनी सारी उसमें त्रुटियां हुई। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने बच्चे जो थे, जो पहले रिजल्ट में आए, जो डिक्लेयर किए इन्होंने, वो तो थे, फिर उसके बाद और बच्चों को उसमें जोड़ दिया। जैसे जैसे जिसको रिलीफ मिलता गया उच्च न्यायालय से, वो सारे जुड़ते गए। तो जहां पहले करीबन थे 5,500 के या 6,000 के करीब बच्चे, अब उसमें 4,500 और बच्चे जुड़ गए। तो यानी कि हो गए 10,500 के करीब बच्चे, 10 साढ़े 10,000। अब इसमें एक और जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमें पता है कि जो 30% का क्षैतिज रिजर्वेशन है
वो महिलाओं के लिए उसके खिलाफ आया है माननीय उच्च न्यायालय में आदेश, उसे खारिज कर दिया गया है। तो अब तक ये 30% जो महिलाओं वाली सीट होती थी उसमें 30% का जो रिजर्वेशन था कि वो हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा, वो भी उनके हाथ से निकल गया। मतलब बाहर वालों को भी उसमें जगह अब मिल सकती है। तो अब ये कहा जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार जानती है कि भाई इस पे तो बैकफुट पे आना ही था उन्होंने कहा है कि नहीं, जो क्षैतिज रिजर्वेशन का मुद्दा है उसमें वो उच्चतम न्यायालय जरूर गए हैं, लेकिन इसमें वो अध्यादेश लाएंगे। तो अध्यादेश जब लाया जाएगा, अध्यादेश जब लागू होगा, तो तब तक इस एग्जाम को क्या रोक नहीं लेना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या जल्दी है कि आप जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, क्षैतिज रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए है और 30% का हमारे उत्तराखंड में है, उसके आप खुद कह रहे हैं सरकार कि आप उसके लिए एक अध्यादेश लाएंगे, यानी कि ऑर्डिनेंस लाएंगे, ताकि हमारे यहाँ की महिलाओं को, युवतियों को इसका फायदा हो। तो तब तक आपको रुकने में क्या दिक्कत है? मगर ये रुकने को तैयार नहीं है, एग्जाम जल्दीबाजी में कराना है। इस वजह से यूके SSS का हमने देख लिया कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए लगता है कि यहाँ पर भी कहीं कोई घोटाले की बात तो नहीं हो रही है। लेकिन अब आज यूके PSC के ये अभ्यर्थी जो हैं ये कह रहे थे कि हमारे को 22-23 दिन का समय मिल रहा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, इसलिए हमारे को आप थोड़ा और समय दे दीजिए, 2 महीने का समय। क्योंकि जिसने एग्जाम क्लियर किया होगा मई में, 26 मई को जब रिजल्ट आया था पहला, तो उसकी तैयारी तो तब से है। अब इनको आप वो कह रहे 41 पेज का हमारा सिलेबस है और इसकी तैयारी करने के लिए हमें समय चाहिए, और ये सारे बच्चे हमारे पहाड़ों के हैं, गरीब घरों के भी है। इसलिए मेरी भी मांग है सरकार से कि जब तक क्षैतिज जो रिजर्वेशन का मुद्दा है महिलाओं वाला, जब तक वो आप रिजॉल्व नहीं कर देते, जब तक उसका अध्यादेश लाकर आप उसे लागू नहीं कर देते, तब तक ये एग्जाम को रोकना चाहिए, आपको रोकना होगा। आप अगर नहीं रोकेंगे तो आप गलत करेंगे, फिर बाद में कोई उच्च न्यायालय जाएगा तो आप अपनी किरकिरी कराएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त ये जो क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है 30% महिलाओं के लिए, जिसमें हमारे खिलाफ ऑर्डर आया है हाईकोर्ट में, और आपके पास इतने लॉयर्स हैं, इन लॉयर्स को लेकर आप क्या करते हैं? हाँ, अपने रिश्तेदारों को, किसी को एडवोकेट जनरल बना देते हैं, सब आप पैनल पे अपने लोगों को बैठा देते हैं। इसी वजह से इस तरह का फैसला आता है, क्योंकि आप ठीक प्रकार से पैरवी ही नहीं कर पाते अपनी माननीय न्यायालयों के सामने। तो ये जो इतना पैसा आप बर्बाद करते हैं ना अपने वकीलों पर, या तो ये बंद कर दीजिए, और या फिर जिनको आप वकील रख रहे हैं पैनल पर, उनको आप जिम्मेदारी भी दीजिए और ये उनसे उम्मीद भी रखिए कि भाई वो ठीक से कार्य करें, उन पर कोई मॉनिटर तो करवाइए। मतलब क्या करवाया आपने बड़े मजे से कह दिया जी हमारे को ऑर्डर नहीं मिला। तो अब देखिए, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर FRO वाला जो एग्जाम है वो भी अभी आपने उसका आगे मूव नहीं किया है, और PCSJ के जो मैटर है उसमें भी, क्योंकि ये सारा का सारा जो क्षैतिज आरक्षण वाला मुद्दा आ गया है, उसकी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है। तो समय देने की बात बच्चे जरूर कह रहे हैं कि समय दे दो। मेरी मांग है सरकार से कि इस एग्जाम को तब तक स्थगित किया जाए जब तक क्षैतिज रिजर्वेशन वाला मुद्दा, आप खुद कह रहे हैं कि आप उसके लिए कानून बनाएंगे अध्यादेश के माध्यम से, तो जब तक वो अध्यादेश आ नहीं जाता, जब तक महामहिम उसको रेटिफाई नहीं करते, तब तक यूके PSC का ये एग्जाम आप रोकें। और आप खुद समझिए कि आपने इतनी गलतियां ऑलरेडी करी, इतनी बार इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और हर सीट पर अगर आपके रूल्स, आपकी नियमावली कहती है कि हर सीट पर 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो लड़कियों वाले मैटर में ये कहा जा रहा है कि हर सीट पर 40 गुना लड़कियां जो हैं वो मतलब उसके लिए compete कर रही हैं। तो ये गलत बात है, ये बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ यूके SSS का जो मैटर है, अब धीरे धीरे सबको बेल मिलनी शुरू हो जाएगी। बेल इज अ राइट, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तक S राजू क्यों नहीं हुए हैं गिरफ्तार? अब तक वो सारे लोग जो
काम ठीक से नहीं कर रहे थे यूके ट्रिपल एससी वाले मैटर में, अब तक बड़ी मछली तक वो क्यों नहीं आप पहुंचा पाए हैं। जिन लोगों ने सारा काम किया है वहां तक आपको नहीं पहुंचा पाए। हाकम सिंह के साथ जिसकी तस्वीरें आई हैं उन सबको बर्खास्त किया जाए। इसमें मेरी मांग है कि डीजीपी अशोक कुमार, उनकी तस्वीर हाकम सिंह के साथ आई, देखिए विनोद आर्या के साथ भी आई है डीजीपी महोदय की, लेकिन अगर मैं इसको ये समझ लूं कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है और बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर है, उनके साथ तस्वीर आई हमारे डीजीपी महोदय की, तो एक बार को आप मान लेंगे। मगर एक ऐसा व्यक्ति जो हु हैज रिजन फ्रॉम द रैंक्स ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ समबडी अप देयर, और उसका नाम है हाकम सिंह। हाकम सिंह किसी अधिकारी के घर पे कुक था। तो आप मुझे बताइए, किसी के अधिकारी के घर में जो कुक था वो क्या डीजीपी उनको अपने साथ बिठाएंगे या डीजीपी उसके रिजॉर्ट पे जाएंगे? मतलब इतना प्यार मोहब्बत होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो जब आप इस तरह की फोटो देखते हैं जिसमें हाकम सिंह, जो यूके ट्रिपल एससी के भर्ती घोटाले में शामिल है, जिसने पेपर लीक करा, पैसा कमाया बेनतहा, पता नहीं 3-3 4-4 कितनी संपत्तियां बना ली, रिजॉर्ट बना लिया, उन रिजॉर्ट और तमाम भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। और ऐसी भी फोटो नहीं है कि जैसे पोज मार रहे हैं, जैसे आप खड़े हो जाते ना, कभी कोई आता है कि फोटो खिंचवा लो, ऐसे नहीं, मतलब जानते बूझते लोगों के साथ। तो भाई ऐसे लोगों के साथ अगर फोटो आती है डीजीपी महोदय की, तो उनको अपनी कुर्सी से खुद ही हट जाना चाहिए, वरना उनकी बर्खास्ती हो जाए। आई एम श्योर हमारे पास बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं, और अभी उनका रिटायरमेंट के लिए टाइम है, तो उनकी वो कुछ और पोजीशन पे अच्छा योगदान कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मेरा कोई पर्सनल झगड़ा तो है नहीं उनसे, लेकिन अगर मुझे ये लगेगा कि मेरे राज्य के बच्चों के मैटर में जांच प्रभावित होगी तो मेरी आवाज उठेगी। अंकिता भंडारी के मैटर में मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि सब शांति क्यों छा गई है। शांति इतनी छाई है और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंकिता भंडारी मैटर में वो जो मतलब जो बिजनेस है वो वनांतरा रिजॉर्ट वाला, वो किसके नाम पे है? सुना है उसकी पत्नी के नाम पे है। तो उसकी पत्नी क्या अरेस्ट कर ली गई? अगर पत्नी अरेस्ट नहीं हुई तो मामले की तहकीकात कैसे हो रही है? जिसका रिजॉर्ट है उसकी अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो मामले में ढिलाई बरती जा रही है, ये मानना पड़ेगा। पी रेणुका देवी जी के लिए लोग कह रहे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर? ऑफिसर है बस इतना बोलो ना आप लोग, ये क्या बोलते हो कि ये ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है? ऑनेस्ट ऑफिसर को ऑनेस्ट ही होना पड़ता है, और वो ऑनेस्ट है या नहीं है वो अब पता चल जाएगा जब इस मामले में वो बड़ी मछली को नहीं पकड़ पाई। और अगर उन्होंने उस वीआईपी को नहीं पकड़ा जिसके बारे में तमाम बातें चल रही है सोशल मीडिया पे, जिस वीआईपी के सामने अंकिता भंडारी बेटी को लिटरली एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था। मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि वीआईपी के बारे में कब बताएंगी एसआईटी की चीफ पी रेणुका देवी? कब विनोद आर्या की होगी गिरफ्तारी? कब विनोद आर्या के बेटे अंकित आर्या की होगी गिरफ्तारी? ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं और कर रहे होंगे। कब अरेस्ट होगी पुलकित आर्या की बीवी? वो उस पूरे उद्योग की मालकिन तो वो है। अगर वहां पे जो काम जहां पे हो रहा है और उस कंपनी में वो मालकिन है और वहां पे अंकिता भंडारी काम कर रही थी, तो आप मुझे बताइए साथियों, क्या उसकी अरेस्टिंग अब तक नहीं हो जानी चाहिए थी? उसके कमरे को तोड़ा फोड़ा गया, पूरा का पूरा एविडेंस खराब किया गया, तो क्या यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट की अरेस्टिंग अब तक नहीं हो जानी चाहिए थी? मगर नहीं हुई है, क्योंकि साक्ष्य मिटाने वाले को खुद भेजा है भाजपाइयों ने साक्ष्य मिटाने के लिए, क्योंकि वीआईपी एक संघी एक भाजपाई है और हम जानते हैं कि कौन है। चुनावों के टाइम पे भी वो संघी वहीं पे घूम रहा था ना अपने पैसों की थैली लेकर। समझ में हमें सब आता है और पता भी है सब। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बोलेंगे और आप सुनेंगे नहीं, तो आपको बड़ी गलतफहमी है। हम कोर्ट भी जाते हैं, जैसे केदार भंडारी के मैटर में। केदार भंडारी जिसको लक्ष्मण झूला थाने में लाया गया और वहां से पुलिस ने कह दिया
कि लड़का जो है वो पानी में कूद गया, गंगा में कूद गया और डूब गया। ये उसके पिता को बताया। ये नहीं बताया कि हम उसे पकड़ के लाए थे, हमने इलीगल डिटेंशन पे रखा था। तो अब तक डीजीपी महोदय आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, मुझे पता है कि आपने संतोष कुंवर को वहां से हटा दिया, जो एसओ था वहां पे, लेकिन अभी तक मनोहर सिंह रावत को नहीं हटाया, जिसके ऊपर मैंने खुद केस किया था। और अब तो पौड़ी जिले में आपने एसपी बनाकर भेजा है श्वेता चौबे जी को, उनके ऊपर भी मैंने केस किया था जब वो सीओ थी। इसलिए मुझे पता है कि आप अब पूरी कोशिश में लगे रहेंगे मैटर को घुमाने फिराने में। जिस तरह से वहां पर आपने स्वयं डीजीपी महोदय सुयाल, एसपी सुयाल की जो रिपोर्ट है या सीओ जो भी वो है, उनकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए डीआईजी को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है इसमें इन्वेस्टिगेट करके। तो आप मुझे बताइए कि अब तक वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई क्यों नहीं। दूसरी तरफ वहां पे थाने से सबको अब तक बर्खास्त क्यों नहीं करा गया, सिर्फ संतोष कुंवर को क्यों हटाया गया? क्या उसकी बर्खास्तगी हुई है, उसकी सस्पेंशन हुई है, ये बताइए। और क्या वहां पे पुलिस वालों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया गया है? बाद में क्या होगा ये बाद की बात है, पहला स्टेप आपको लेना होगा। मगर नहीं भी लिया तो मामला अब माननीय उच्च न्यायालय में है। हेबियस कॉर्पस का पिटीशन एक्सेप्ट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से अब हमारे को उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने शो कॉज कर दिया है इन सभी लोगों को। उत्तराखंड की सरकार थ्रू होम सेक्रेटरी क्या करने वाले हैं वो तो उनके कार्य प्रणाली हम सबको पता है, खाली वो क्या कहते हैं, पब्लिसिटी अपनी खूब बढ़िया कराते हैं। और उधर सीबीआई को भी शो कॉज किया गया है। इसमें नोटिस जिसको इशू हुए हैं उसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट थ्रू सेक्रेटरी होम, उसमें आपके सीबीआई, उसमें तपोवन चौकी, उसमें और भी पुलिस वाले और लक्ष्मण झूला थाना। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 302 का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया पुलिस वालों के खिलाफ, सारे पुलिस वालों को वहां से बर्खास्त नहीं किया गया। और जिन लोगों का पहले से बहुत गहरा, जिसे कहते हैं ना, नेक्सस बना के लोगों को प्रताड़ित करने का रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ मैंने खुद केस इकट्ठा उनको पार्टी बना के किया, उन सबको आप इकट्ठा कर रहे हैं। बचाने का नया तरीका है। शायद आप मेरी ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक केदार भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे अपने मैटर में ये दोनों पुलिस वाले जिनकी मैं नाम ले चुकी हूँ, मतलब इनको मैंने खुद नहीं बचने दिया था। मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई थी जिस कारण से मैं हाईकोर्ट नहीं जा पाई थी। लेकिन अब केदार भंडारी के मैटर में मैं किसी भी हालत में न्याय चाहती हूँ और न्याय होकर रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो किस तरह से पुलिस की कार्य प्रणाली रही है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है केदार भंडारी के पिता को बुला रही है। अरे शर्म करो पुलिस वालों, पौड़ी में हो तो वहां तक जाओ, गरीब घर का व्यक्ति है उस तक पहुंचो, वहां तक जाओ। क्या सोच रखा है कि पैसे ऊपर से टपक रहे हैं उनके घर में? गरीब परिवार है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम उनको बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो आपको उन तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो विक्टिम है और आप अपराधियों के संरक्षक हैं। भक्षक, भक्षी कहीं के नरभक्षी बन चुके हैं उत्तराखंड की पुलिस। रणवीर सिंह का केस भी इसी राज्य में हुआ था और उसी थाने का इन्वॉल्वमेंट है उस वनांतरा रिजॉर्ट के बनने में और उसके चलने में। तो अब तक क्यों नहीं बर्खास्त करा गया सबको वहां से, और 302 का मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया, ये बताए पूरी पुलिस फोर्स और डीजीपी महोदय बताए, और उत्तराखंड की सरकार और पुष्कर धामी जी, मुख्यमंत्री जी बताए कि अब तक क्यों नहीं हुआ। अब आप देखिए कि सिंचाई विभाग वाले बच्चे जो हैं वो जगह जगह अपनी प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पता नहीं भगवान जी भी क्यों नहीं सुन रहे। 228 पद लेकर वो घूम रहे बेचारे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस भगवान के पास जाते, उस भगवान के पास जाते, कोई सुन क्यों नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में नाकारा, निठल्ले, मक्कार लोग होते हैं। भाई सतपाल महाराज जी, आप केदारनाथ और बद्रीनाथ कब जाएंगे? आपको केदारनाथ के पन्ना पुरोहितों ने कह रखा है हम घुसने नहीं देंगे, इसीलिए जब प्रधानमंत्री आए तब भी आपकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां चले जाएं। मगर
अब आते हैं आपके दूसरे साथी के ऊपर, जिनके बेटे ने अभद्रता करी एक पत्रकार के साथ दून हॉस्पिटल में। डॉक्टर हैं और डॉक्टर अपने मंत्री पिता, भाजपा मंत्री पिता की हनक दिखाते हुए अहंकार में डूबा हुआ ये कहता है कि जो करना है कर लो, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा पूरा नाम क्या है। और अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। लगता है बेटा डॉक्टर उनियाल, आपके घर में ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्री जी को बताना चाहिए अपने बेटे को कि उन तमीज़ क्या होती है, क्योंकि आप मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपका बेटा बदतमीजी करे। अरे अगर कोई केस लेके आया है सुसाइड का और उसका वो केस नहीं भी है तो लोगों से बात करने की तमीज़ तो सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं भूली हूँ पांडे जी जो आपके उस क्या क्या करते हैं आप लोगों का एक लोगों का से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस में, भाजपा के कार्यालय में आप बुला लेते हैं लोगों को, और वहां पर एक बिजनेसमैन आता है हल्द्वानी से, पांडे जी, और आपकी बदतमीजी की वजह से उसने भी बाहर जाके आत्महत्या कर ली थी। और एक आत्महत्या का केस आज आपके बेटे के सामने इस अस्पताल में आया जिसको वो नहीं देख रहे थे, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि वो सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहे थे। एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। पूरा नाम क्या है? नहीं बताऊंगा, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है, और मत करो। मतलब इस तरह की भाषा आपके घर में इस्तेमाल होती है क्या? अपने बच्चों को कुछ तो सिखा देते। किसी पत्रकार के साथ आप ऐसी बात कर रहे हैं, और जब कोई परेशान होके आता है आपके अस्पताल में, आप डॉक्टर हैं, आपको विनम्रता दिखानी चाहिए। वो तो बच्चा है, आप कहेंगे उससे गलती हो गई, और या कहेंगे मेरा बेटा है उसने कोई गलती नहीं करी, सब गलती दूसरों ने करी। मगर हमेशा याद रखिए कि आप कुछ भी बोलते होंगे वो आपके सोचने की बात है, मगर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपके तरीके, आपके तौर तरीकों के बारे में ये दुनिया सोचती है। अमित गोदियाल पहाड़ टीवी के रिपोर्टर हैं, और वो गए थे आज दून अस्पताल, आज या कल, और वहां पर इस यंग डॉक्टर ने जिस तरह से बात करी वो उत्तराखंड को एक बहुत डेंजरस सिग्नल भी दे रहा है कि उत्तराखंड में जहां लोग हमेशा से विनम्र होते थे, वहां पर भाजपा के मंत्रियों का अहंकार उनके बच्चों के मुंह से निकल रहा है। दुख की बात है, बच्चा नहीं है वो डॉक्टर है, वयस्क है। कुछ सिखाइएगा जरूर मंत्री जी, इस तरह से किसी के साथ भी बात करें, वो भी एक पब्लिक प्लेस पे। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तरह रहिए, आप बदतमीजी मत करिए। अगर दूसरा बदतमीजी कर रहा है और आप एक मंत्री जी के बेटे हैं, तब भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से पेश आते हैं। मगर क्या करें, भाजपा के मंत्री हैं, कांग्रेस के समय में भी मंत्री रहे, भाजपा के समय में भी मंत्री हैं, दांव अच्छे खेलते हैं, इसलिए आज ये मंत्री हैं, और इसी कारण से इनके बेटे ने इस तरह से बदतमीजी करी एक पत्रकार के साथ। तो साथियों, आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिएगा। भाषा की मर्यादा तोड़ना मुश्किल नहीं है, हम भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ेंगे नहीं। और उत्तराखंड की सरकार से ये जरूर कहना है कि आप अब जाने वाले हैं हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए, मगर यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए। #add irrigation to 28 ये पद आप विज्ञप्ति में ले आइए, और UKSSC स्कैम में जो लोग अब बेल पा रहे हैं उनको अंदर कैसे रखेंगे बताइए, और UKPSC का एग्जाम पोस्टपोन करिए जब तक आप क्षैतिज आरक्षण वाला मामला जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर देते। क्षैतिज आरक्षण वाला मामले में आप कह रहे हैं कि आप एक अध्यादेश लाएंगे, वो रेटिफाई होगा गवर्नर के द्वारा, तब तक आपको इसे होल्ड पर रखना चाहिए। केदार भंडारी के केस में सारे पुलिस वालों को आप हटाइए और FIR दर्ज करिए, 302 में मुकदमा दर्ज करिए। अब तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? हाँ ठीक है, आप कहेंगे मामला कोर्ट में, वहाँ जवाब देंगे, मतलब जवाबदेही आपकी नहीं है, आप रास्ता ढूंढते हैं बचने का।
अंकिता भंडारी के मैटर में वीआईपी कौन, बताना तो पड़ेगा। और पी रेणुका देवी जी जिस एसआईटी को हेड कर रही हैं, क्या अब तक उस क्षेत्र में जितने मोबाइल्स यूज हुए, लेट्स से जब से अंकिता भंडारी वहां आए उस दौरान, क्या आप उसका रिकॉर्ड नहीं इकट्ठा कर पाए, या आप उन लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी नहीं देख पाए? समझ सकते हैं। और अच्छे और बुरे अफसर की बात नहीं, अफसर अफसर होता है और अफसर बताता है कि वो उसकी कार्य प्रणाली क्या है, तभी वो ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट होता है। उम्मीद कर रही हूं कि अंकिता भंडारी के केस में जल्द सुनने को आएगा कि विनोद आर्या, अंकित आर्या, पुलकित आर्या की पत्नी जो उस कंपनी की मालिक है जिसमें काम करती थी अंकिता भंडारी, ये अरेस्ट होंगे। रेणु बेस्ट यमकेश्वर की विधायक को अरेस्ट किया जाएगा वहां पे साक्ष्य मिटाने के लिए। कितना भी दबा दो, कितना भी छुपा लो, मामला जब बाहर निकल के आता है तो ये जनता सब पहचान जाती है, अपनी गलती भी और आपकी असलियत भी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि हमें हर व्यक्ति तक अपनी बात को भी पहुंचाना है, लोगों को जागरूक भी करना है, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय भी दिलवाना है। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।